जी, महेंद्र भट्ट जी के आंसू कितने काम आएंगे? मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के उस अभियान पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसमें वो 400 पार की बात करते हैं, जिसमें वो मोदी मैजिक की बात करते हैं। हमारा पूरा मानना है कि 14 के 14 विधानसभाओं में हम जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। जितने भी लोगों ने मत दिया वो सरकार बदलने के लिए दिया। जो नहीं आए वो इस रूप में नहीं आए कि क्या करना वोट देके। मायूसी जब रहती है तो ऐसी होता है। परिणाम को लेकर कितने आशान्वित हैं? मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ। मैं पहले दिन से आशान्वित हूँ। मैं जैसे भी खेला हूँगा, लेकिन इसलिए खेल पाया कि हमारे कार्यकर्ताओं ने पिच अच्छी तैयार कर रखी थी। ये राजनीतिक पिच अच्छी तैयार कर रखी थी, जिस पर कि मैंने पूरी धुआंधार बैटिंग करने की कोशिश की। अब कैसे कर पाया इसका आकलन आप लोग करें। मुझे तो अप्रत्याशित परिणामों का इंतजार है। ऐसे परिणाम आएंगे कि लोगों ने जिसकी प्रत्याशा नहीं की होगी कि ऐसे भी हो सकता है। तो एक नया युग इस गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से प्रारंभ होगा उत्तराखंड के लिए। एक तरफ 14 विधायक होते हैं, एक तरफ गणेश गोदियाल होते हैं। क्या कभी डर नहीं लगा, क्योंकि कई दफे आपको भी नोटिस आए हैं? मैं समझता हूं कि कांग्रेस की ये नई शुरुआत होगी। आंसू भी कहां बहाया आपने देखा होगा। आंसू बहे क्या? रोने का नाटक किया, ढोंग किया। उसी के लिए जाने जाते हैं, उस ढोंग के लिए वो जाने जाते हैं। और मुझे तो ये भी लगा था कि जो सबसे बड़े उनके नेता आएंगे वो अंकिता भंडारी के लिए भी कुछ केमिकल वेमिकल लगाकर कुछ ना कुछ आंसू डालेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मतदान संपन्न हो चुका है और अब अक्सर मतदान संपन्न होने के बाद जो प्रत्याशी हैं वो कार्यालयों में बैठ के गुणा भाग की गणित करते रहते हैं। मगर कांग्रेस के प्रत्याशी आप देख सकते हैं, गणेश गोदियाल जी लगातार भ्रमण करने पे लगे हुए हैं। गोदियाल साहब, अब तो मतदान भी हो चुका है, अब किस बात का भ्रमण चल रहा है? नहीं, ये तो ऐसा नहीं है कि लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम सिर्फ चुनाव तक सीमित होता है। ऐसा नहीं है। हमारे तमाम राजनीतिक दायित्व हैं, सामाजिक दायित्व हैं, उनका निर्वहन करना पड़ता है। तो उनके निर्वहन के लिए आवश्यक है कि हम लोगों तक जाएं। आज की इस दौरे में हमारे दोनों मकसद हैं। हमारा राजनीतिक मकसद ये है कि चुनाव के बाद मैं चमोली और रुद्रप्रयाग की जनता को धन्यवाद कहने आया था। पौड़ी का मैं स्वयं रहने वाला हूं, तो पौड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में मैं इस 2-4 दिन के अंतराल में आना जाना मेरा हुआ। लेकिन चमोली और रुद्रप्रयाग मैंने उचित समझा कि मैं वहाँ होकर आऊँ। तो एक तो राजनीतिक जो मकसद था वो ये था, और सामाजिक मकसद ये था कि लोगों के न्योते थे शादियों के, हमारे कार्यकर्ता हैं, तो उन न्योतों में भी मेरा जाना हुआ और दोनों काम साथ हुए। राजनीतिक गुणा भाग की अगर हम बात करें तो मतदान के बाद वही सब कुछ चलता है। कहाँ बैठ रही है ये गणित? हमारे सभी कार्यकर्ता इसी पर हम लोग अभी बात कर रहे थे कि क्या है, किस जगह से क्या है, पर अंततोगत्वा अब तो सब कुछ मशीनों में बंद है, कैद है। तो हम सबको जनता पर विश्वास है। जनता ने जो किया होगा उसको हम सिरोधार्य करेंगे और हमारा पूरा मानना है कि 14 के 14 विधानसभाओं में हम जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। गोदियाल साहब, क्योंकि मतदान का जो प्रतिशत है वो काफी कम रहा है। अक्सर ये कहा जाता है कि मतदान कम होना एंटी इनकम्बेंसी भी दिखाता है। क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो आपने कहा कि मतदान के प्रतिशत को कम होने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, ये तो बीजेपी के उन लोगों से पूछना चाहिए जो बढ़ चढ़कर इस बात को कहते थे कि अब की बार 400 पार। उन्होंने एक समाज में, देश भर में एक फोबिया बनाने की कोशिश की, एक झूठ का आडंबर बनाने की कोशिश की कि लोग इस आडंबर में आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। लेकिन वो ये बात को नहीं जानते हैं बीजेपी के लोग कि जो आम आदमी दुखी है। प्रियंका जी ने रामनगर में एक बात कही कि जो मीडिया दिखा रहा है वो सच नहीं है, जो आप महसूस कर रहे हैं वो सच है। और आम आदमी क्या महसूस कर रहा है? बेरोजगारी महसूस कर रहा है, आम आदमी महंगाई महसूस कर रहा है, आम आदमी जो 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 भविष्य की संभावनाएं हैं उसकी, उनको बाधित महसूस कर रहा है। तो जो आम आदमी ने महसूस किया उसका प्रतिफल है कि वो मायूस था। और जितने भी लोगों ने मत दिया वो सरकार बदलने के लिए दिया। जो नहीं आए वो इस रूप में नहीं आए कि क्या करना वोट देके। मायूसी जब रहती है तो ऐसी होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के उस अभियान पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसमें वो 400 पार की बात करते हैं, जिसमें वो मोदी मैजिक की बात करते हैं। बीजेपी को तो इस बात को मानना ही पड़ेगा कि जो मैजिक की बात करते थे वो मैजिक खत्म हो गया।
और अगर वो मैजिक होता तो दिखता कि भाई 70% वोट हो जाता, 75% वोट, तब बोलता कोई कि मैजिक हो गए, फलाने का मैजिक चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लोग बहुत मायूस हैं। और जो भी आने वाली सरकार होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार बने। हालांकि चुनौतियां बहुत हैं, 10 साल के जो खड्डे कर दिए हैं दिल्ली में बैठे हुए सरकारी नेताओं ने, सरकार में जो नेता हैं उन्होंने जो खड्डे कर दिए 10 साल के, उनको पाटना होगा और लोगों को ये विश्वास दिलाना होगा कि हम उनके हित में काम करेंगे। परिणाम को लेकर कितने आशान्वित हैं? मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ। मैं पहले दिन से आशान्वित हूँ और मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मैं इस पर विश्वास करता हूँ। मैं अपना कर्म करता हूँ। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को और संसदीय क्षेत्र, पूरे गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को 14 जो विधानसभाएं, उन 14 की 14 विधानसभाओं के जो कार्यकर्ता हैं, उनको इस रूप में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत से पिच बनाई। जैसे क्रिकेट में पिच बनाते हैं ना, पिच, तो उन्होंने बड़ी मेहनत से इस राजनीति की पिच तैयार की। और मैं जैसे भी खेला होऊंगा, इसका आकलन आप लोग करेंगे, मैं जैसे भी खेला होऊंगा, लेकिन इसलिए खेल पाया कि हमारे कार्यकर्ताओं ने पिच अच्छी तैयार कर रखी थी। ये राजनीतिक पिच अच्छी तैयार कर रखी थी, जिस पर कि मैंने पूरी धुआंधार बैटिंग करने की कोशिश की। अब कैसे कर पाया, इसका आकलन आप लोग करें। राजनीतिक हवा कहें या फिर मैजिक कहें, क्या लगा, किस तरीके से उस मैजिक से पार निकल पाए? हाँ, मैंने ये महसूस किया कि ठीक विपरीत महसूस हुआ मुझे। जो पहले उनके पक्ष में हवा लगती थी, वो हवा ऐसा लगा कि हमारे पक्ष में है। बिल्कुल विपरीत महसूस किया मैंने। और मुझे तो अप्रत्याशित परिणामों का इंतजार है। ऐसे परिणाम आएंगे कि लोगों ने जिसकी प्रत्याशा नहीं की होगी कि ऐसे भी हो सकता है। तो एक नया युग इस गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से प्रारंभ होगा उत्तराखंड के लिए। और मेरा मानना है कि एक बहुत ही बड़ी जीत की ओर हम लोग जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा का अभी भी कहना है, हालांकि अब तो मतदान हो चुका है, कि जो लहर कहें या हवा कहें कांग्रेस प्रत्याशी की, वो महज और महज सड़कों तक थी, ग्रामीण अंचलों में कहीं भी नहीं था। हाँ, तो ये बात हो सकती है, लेकिन उन्हें अपने ग्रामीण अंचलों की हवा दिखानी चाहिए। फिर उनकी ये बात को ऐसा सिरे से मैं खारिज नहीं करना चाहता। अगर उन्हें कोई तार्किक बात की हो, तो उन्हें साथ साथ में ये भी दिखाना चाहिए कि भाई गणेश गोदियाल की हवा शहरों में और सड़कों पर थी, और ये देखो गांव में हमारी ये हवा है। अगर गांव में ये हवा होती, तो ग्रामीण परिवेश में जो मतदाता वोट देने आए, उनका प्रतिशत इतनी तेजी से क्यों गिरा? आज शहरी मतदाताओं ने अपेक्षाकृत ग्रामीण इलाकों के ज़्यादा मत दिया है। तो अगर ज़्यादा मत जहाँ पड़ा, वहाँ अगर उनके अनुसार मेरी हवा है, तो ग्रामीण इलाकों में उनकी हवा क्यों नहीं है फिर? तो अपने आप में उनका बयान विरोधाभासी है। और ये प्रतीत होता है कि अब राजनीति में उनको कुछ न कुछ तो बोलना ही है। तो वो इस आस पे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला होगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनको नहीं मिला होगा, पर उन्हें तार्किक आधार पर बताना चाहिए कि कैसे वो मानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में उनको बहुत ज़्यादा प्रतिसाद मिला। हमें तो कहीं कोई नज़र नहीं आया। मैंने ग्रामीण इलाकों में तमाम जगहों पर, उदाहरण के लिए अगर मैंने गोपेश्वर में जनसभा की, तो ऐसा तो था नहीं कि वो सिर्फ गोपेश्वर नगर के लोग थे, वो ग्रामीण इलाकों के तमाम लोग थे। अगर मैंने यहाँ पर ऊपर जखोली में जनसभा की, तो ऐसा तो था नहीं कि वो सिर्फ जखोली के लोग थे, वो वहाँ आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के लोग रहे होंगे। तो और उसी जगह पे उन्होंने भी जनसभा की, वहाँ उसी जगह पर मुख्यमंत्री जी ने जनसभा की बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में। तो उसमें वो जोश खरोश और वो जो लोगों का हुजूम आता है, वो नहीं देखा गया। तो बीजेपी तर्कों के आधार पर बात करे तो फिर उस बात पर चर्चा हो सकती है। अब बाकी फजूल में बोलने की बातें है तो बोलते रहे, कोई बात नहीं। गोदियाल जी, महेंद्र भट्ट जी के आंसू कितने काम आएंगे? मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा, बड़ा हास्यास्पद लगा मुझे। देखिए, आंसू तब बहने चाहिए कि जब जनता पर बीते। जनता पर जब बीत रही थी, तब मैंने तो उन्हें याद दिलाया कि तब तो आप कह रहे थे कि ये जो लोग मांग कर रहे हैं ये माओवादी हैं, और आज आप आंसू भी कहाँ बहाया? आपने देखा होगा आंसू बहे क्या? रोने का नाटक किया, ढोंग किया। उसी के लिए जाने जाते हैं, उस ढोंग के लिए वो जाने जाते हैं। और मुझे तो ये भी लगा था कि जो सबसे बड़े उनके नेता आएंगे, वो अंकिता भंडारी के लिए भी कुछ केमिकल वेमिकल लगा कर कुछ ना कुछ आंसू डालेंगे। और चूंकि मैंने ये बात पहले कह दी थी, निश्चित होता है ये निश्चित होता है, लेकिन मैंने ये बात पहले कह दी थी कि कल हो सकता है कि कुछ केमिकल लगा के 2 आंसू आप देखने को मिलेंगे।
और उसके बाद वो भी नहीं कर पाए। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस दिन ऋषिकेश कार्यक्रम था, उसके अगले दिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने अंकिता भंडारी के बारे में जानकारियां जुटाई, उत्तराखंड सरकार से जानकारियां जुटाई। और जब जानकारियां जुटाई तो मुझे ये लगा कि निश्चित रूप में अच्छी बात है, वो कुछ कहें, कुछ कमिटमेंट करें, लेकिन चूंकि मैं ये पहले कह चुका था कि हो सकता है आज आंसू देखने को मिलेंगे, तो वो उस रूप में आंसू भी नहीं डाल पाए। तो आज का चुनाव आप देख रहे हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बिखर जैसी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब उत्तराखंड आए, क्या बोले वो फजूल की बातें हैं। आज भी मैंने सुना कि उन्होंने कहा कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र, क्या कैसी बातें हैं। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी गरिमा को इतना नीचे तक ला गए हैं कि हमें भी खुद अब उन पर कोई कमेंट करने में हिचक महसूस होती है कि इस नीचे लेवल का कमेंट हम लोग करें क्या। वैसे मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने 65 साल के शासनकाल में किसी बहन के मंगलसूत्र पर नजर नहीं रखी, लेकिन ये पहली सरकार है कि बहनों के मंगलसूत्र पर भी नजर रख रही है। और आज शादियों का दिन है, बहुत शादियां हैं। मुझे दर्जनों ऐसे परिवार मिले जो ये कहते हैं कि हम एक तोले की कीमत 73,000 रुपये हो गई सोने की, तो केंद्र बनवाई के साथ 78-80 के आसपास है। तो आज जनता को इस हाल में जिस सरकार ने बना दिया कि एक तोले का मंगलसूत्र नहीं बना सकते हो, वो कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की नज़र, कांग्रेस ऐसा कर देगी। तो लोग अब समझ गए हैं इनके झूठ को, इनके, अब मैं उस शब्दों को नहीं कहना चाहता, लेकिन वो शब्द तो सटीक बैठते हैं, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता ऐसे शब्दों को, क्योंकि वो हमारे देश के आदरणीय नेता है, तो हम ऐसे शब्दों को नहीं कहना चाहते। लेकिन फिर भी ये उचित बात नहीं है और इसको लोकतंत्र में और सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। गोदियाल जी, एक तरफ 14 विधायक होते हैं, एक तरफ गणेश गोदियाल होते हैं, क्या कभी डर नहीं लगा? क्योंकि कई दफे आपको भी नोटिस आए हैं। देखिए, मैंने बार बार कहा और आज इसको दोहराना चाहता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में अगर सबसे बड़ी शक्ति कोई है तो वो विचार की शक्ति है। और मेरा ये विश्वास है कि अगर किसी के पास मेरे विचार से ज़्यादा शक्तिमान विचार होगा तो निश्चित रूप में वो हम पर भारी पड़ेगा। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा विचार सबसे ज़्यादा शक्तिशाली विचार है, और मेरा विचार, जब मुझे यकीन है कि मेरा विचार सबसे शक्तिशाली विचार है, तो मुझे डरने की ज़रूरत क्या है। बाकी निश्चित रूप में मैंने कहा कि नेता गए होंगे ना, तो नेताओं के साथ वोटर थोड़े चले जाते हैं, वोटर अपनी जगह हैं। मेरे साथ इतने लोग हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ। मैंने पहले ही कहा कि कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक पिच तैयार की और उस पिच पर मैंने बैटिंग करने की कोशिश की। जो अच्छा किया, बुरा किया, ये तो आप लोगों के हवाले है कि आप लोग आकलन करेंगे। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता हैं, अकेला मैं किसी रूप में नहीं था। और एक बात आपको बता दूं, मैं जिस वोर में गया, जिस सभा में गया, 99% लोग गणेश गोदियाल बन गए। ये ऐसी लहर चली कि जिस तरफ मैं गया, समय कम था, मैं कम जगह जा पाया, लेकिन अगर मुझे और 10-15 दिन का समय मिलता तो मैं इस चुनाव को, एक तरफा चुनाव, मुझे अभी भी विश्वास एक तरफा है, लेकिन फिर भी 10-15 दिन का और समय मिलता, या पहले से तय रहता कि मैं ही चुनाव लड़ना है, तो भी मैं इस चुनाव को अलग रिजल्ट की ओर ले जाता। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है सब अच्छा है। इतने लोग मेरे साथ थे और सबका साथ मुझे मिला, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। गोदियाल जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है। अक्सर चुनावों के बाद कहा जाता है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है, इस बार कुछ इस तरीके की गुटबाजी देखने को मिली है? देखिए, मुझे कभी ये एहसास नहीं होता है, और इसलिए नहीं होता है कि मैं खुद वो काम नहीं करता। राजनीति में हो सकता है कि किसी व्यक्ति के विचारों से मेरे विचार नहीं मिलते हों, लेकिन उसमें समानता लाने की कोशिश करनी चाहिए, उन विचारों को नज़दीक लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने, चूंकि किसी के, कोई भी हो, चाहे वो राजनीति में मेरे अनुयायी न होकर किसी अन्य कांग्रेस के नेता के अनुयायी हों, लेकिन जब भी मेरे हाथ में मौका आता है कि मुझे किसी को आगे बढ़ाना है, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ और आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी से, हाँ, कोई अति कर दे तो अलग बात है। हम भी इंसान है और ह्यूमन बीइंग नेचर है कि भाई जो प्रेम करेगा उससे प्रेम होता है, जो नफरत करेगा, बार बार नफरत करेगा, उससे नफरत होती है। पर फिर भी मेरा साधारणतया ये कभी मेरा विचार ऐसा नहीं होता कि मैं किसी का नुकसान करूँ। तो मुझे ऐसा कभी फेस नहीं करना पड़ा कि जो कांग्रेस के अंदर ही कोई गुट हो और उन गुटों से
मुझे रूबरू होना पड़ा हो। मुझे तो पूरे कांग्रेस के लोग एक मंच पर दिखे। आने वाले दिनों में अब नगर निकायों की तैयारियां शुरू होने लग गई हैं, किस मजबूती के साथ कांग्रेस फील्ड में रहेगी? हमारा संगठन इस रूप में होमवर्क कर रहा है और संगठन से बात करने के बाद इस लोकसभा क्षेत्र में जो भी संभावनाएं, सबसे अच्छी संभावनाएं लगेंगी, उस पर हम लोग काम करेंगे। संगठन के लोग इस पर लगे हैं। तमाम आंकड़ों पर गहन अध्ययन हो रहा है, कैंडिडेट्स पर अध्ययन हो रहा है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस की ये नई शुरुआत होगी।